you. Hello everyone, this is Dhirendra Gupta and you are watching my channel Genius Coaching and Guidance Center. Welcome back once again. आज मैं आप सबको ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके बता रहा हूँ जो ज्योग्राफी के 2022 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो 2022 के एग्ज़ाम के लिए ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के लिए हैं और इसके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट करके मैं लिया हूं और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज्योग्राफी के अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अन्य चैप्टर से लिए गए हैं उनको लेकर के आपके बीच आऊँगा। ठीक है, तो अभी आप ज्योग्राफी के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को स्मरण करें। तो चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। फिर से क्वेश्चन को समझिए, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है स्ट्राबो, ऑप्शन बी है ऑटोलमी, ऑप्शन सी है हैकल, ऑप्शन डी है रेडजेल। तो मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, अर्थात मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। इसका उत्तर आपको जानना है। इसका आंसर सही है रेडजेल। तो मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। ठीक है, तो मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, फ्रेडरिक रेडजेल। इसके ऑप्शन में केवल रेडजेल भी रहने से आपको उसी आंसर को देना है। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर में है, एंथियोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। फिर से क्वेश्चन को समझिए, एंथियोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका ऑप्शन ए है रेडजेल, ऑप्शन बी है हंटिंगटन, ऑप्शन सी है सैंपल, ऑप्शन डी है जॉन्स बून। तो इसके सही जवाब है ऑप्शन ए अर्थात रेडजेल फ्रेडरिक रेडजेल ने ही एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक को लिखा है। ठीक है, तो एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक हो गए फ्रेडरिक रेडजेल। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी। ऑप्शन ए है रेडजेल, बी है हम्बोल्ट, सी है ब्लास और डी है टेलर। तो ये क्वेश्चन है, इसके सही जवाब है टेलर। तो रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी है, टेलर ने दी है। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी है, टेलर। यानी रुको और जाओ निश्चयवाद जो है सिद्धांत वो टेलर ने दिया है। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है, अर्थात नव निश्चयवाद से किसका संबंध है ये बताना है। तो नव निश्चयवाद का सिद्धांत में ही रुको और जाओ निश्चयवाद आता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन डी अर्थात टेलर। तो रुको और जाओ निश्चयवाद का संबंध है टेलर से, उन्होंने ही रुको और जाओ निश्चयवाद संबंध को दिया है। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेता हूँ। एंथ्रोजियोग्राफी जेनरालिस के लेखक कौन हैं। ज्योग्राफिया जेनरालिस के लेखक कौन हैं। इसके ऑप्शन है सैंपुला, ऑप्शन बी में है वारेनियस, सी में है रेडजेल, डी में है डार्विन। फिर से क्वेश्चन समझिए, ज्योग्राफिया जेनरालिस के लेखक कौन हैं। ए में है सैंपुला, बी में है वारेनियस, सी में है रेडजेल और डी में है डार्विन। तो इसका सही आंसर होगा बी, वारेनियस। तो ज्योग्राफिया जेनरालिस के लेखक हैं वारेनियस। ज्योग्राफिया जेनरालिस के लेखक हैं वारेनियस।
ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेता हूँ। तो ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक क्या हो गए? वारेनियस। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन हैं? क्वेश्चन सी है नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन हैं? क्वेश्चन है नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए में है रैटजेल, बी में है टेलर, सी में है हमबोल्ट और डी में है ब्लास। तो इसका सही आंसर होगा नंबर बी अर्थात टेलर। तो टेलर ने ही नवनिश्चयवाद की संकल्पना की है, अर्थात नवनिश्चयवाद सिद्धांत को देने वाले हैं टेलर। तो क्वेश्चन को इस तरह से चेंज करके एक बार एक क्वेश्चन को थोड़ा शब्दों में परिवर्तित करके पूछे जाते हैं, इसलिए आपका ये अभ्यास इस तरह से करा रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जानने से पहले जान लें नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे? टेलर हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है संभावनावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? संभावनावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? क्वेश्चन फिर से समझें। संभावनावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ऑप्शन ए है अल इदरीसी, बी है रैटजेल, सी है आलमसूदी और डी है लुसियन फे। तो इसका सही जवाब है लुसियन फे ने। लुसियन ने ही संभावनावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया है। लुसियन ने ही संभावनावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया है। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये कथन जो है ये किसने कहा है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ए है रीटर, बी है रैटजेल, सी है कुमारी सैंपल और डी है टेलर। तो क्वेश्चन को फिर से समझें। 8 नंबर में क्वेश्चन है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसका कथन है? ए में था रीटर, बी में है ऑप्शन रैटजेल, सी में है कुमारी सैंपल और डी में है टेलर। तो इसका सही जवाब होगा कुमारी सैंपल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कुमारी सैंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। कुमारी सैंपल हो गया इसका। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसका कथन है? कुमारी सैंपल का। फ्रेडरिक रैटजेल की ही शिष्या है कुमारी सैंपल। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? ऑप्शन ए में दिए गए हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश, बी में ध्रुवीय प्रदेश, सी में मरुस्थलीय प्रदेश और डी में दक्षिण पूर्वी एशिया। आप अच्छी तरह जानते हैं जहाँ बालू ही बालू रहता है वो मरुस्थलीय प्रदेश है। तो बालू वाले स्थानों में यानी रेत वाले स्थानों में मनुष्य को रहने के लिए अनुकूलित जलवायु नहीं होता है, और जहाँ ठंड रहता है हमेशा ठंड का वातावरण रहता है वहाँ भी मानव अनुकूल वातावरण मनुष्य के रहने के लिए नहीं होता है। इस तरह से आप इसके आंसर का अनुमान लगा सकते हैं। इसके आंसर का अनुमान क्या होना चाहिए? तो क्वेश्चन के सही आंसर हैं, इस क्वेश्चन के सही आंसर हैं नंबर डी दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। इसके सही आंसर है नंबर डी दक्षिण पूर्वी एशिया। तो विश्व में सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसके सही आंसर हो गया दक्षिण पूर्वी एशिया। सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी एशिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? इसके ऑप्शन ए हैं ध्रुवीय प्रदेश, बी हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश और सी में है दक्षिण पूर्वी एशिया,
डी में है अटाकामा। और इस तरह से ऑप्शन हो गए, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनके चारों ऑप्शन में सही आंसर है ध्रुवीय प्रदेश। विरल जनसंख्या यानी सबसे कम जनसंख्या वाला क्षेत्र होता है ध्रुवीय प्रदेश, जहाँ बर्फ ही बर्फ रहते हैं, वहाँ पर मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल जलवायु नहीं मिलती है, इसलिए ध्रुवीय प्रदेश में बहुत कम ही संख्या में लोग रहते हैं। ठीक है, तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन हो गया? ध्रुवीय प्रदेश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ऑप्शन ए है स्थलाकृति, बी है मिट्टी, सी है प्रकृति के वनस्पति, सी में है प्राकृतिक वनस्पति और डी में है जलवायु। तो आपको पता लगाना है कि सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करने वाला है जनसंख्या वितरण को वो कौन है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक है जलवायु। जलवायु परिवर्तन के कारण ही मनुष्य एक स्थान पर रहने के लिए अनुकूलित होता है और अनुकूल जलवायु में व्यक्ति अधिक संख्या में रहते हैं, प्रतिकूल जलवायु रहेगा तो वहाँ पर बहुत ही कम संख्या में लोग रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व निम्न है? तो भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व निम्न है, ये बताना है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व निम्न है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है असम और डी है बिहार। तो आप अच्छी तरह से इसका आंसर जानते होंगे कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला भारत में है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ जनसंख्या घनत्व कम संख्या में है, यानी विरल जनसंख्या वाला प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया भारत के किस क्वेश्चन को फिर से समझें, निम्न में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व निम्न है? तो आंसर हुआ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में निम्न जनसंख्या है, निम्न जनसंख्या वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री साक्षरता निम्नतम है? यानी स्त्रियों की साक्षरता कम वाले राज्य की पहचान करना है। कम स्त्रियों की साक्षरता वाले राज्य की पहचान करना है। ठीक है, तो कम स्त्रियों की साक्षरता वाले राज्य हैं, ऑप्शन दिए गए हैं जम्मू कश्मीर, बी हैं झारखंड, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है बिहार। तो इसका सही आंसर होगा बिहार, डी नंबर। तो बिहार में ही स्त्री साक्षरता निम्नतम है। स्त्री ही नहीं बल्कि पुरुष की भी साक्षरता निम्नतम ही माना जाता है और उच्चतम साक्षरता वाले राज्य हैं केरल। ठीक है, आप अच्छी तरह याद रखें, उच्चतम साक्षरता वाले राज्य हैं केरल और निम्नतम साक्षरता वाले राज्य हैं बिहार। तो बिहार हो गए निम्न साक्षरता वाले राज्य। स्त्रियों की साक्षरता निम्न है, पुरुषों की भी साक्षरता यहाँ निम्न है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है 40 नंबर, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है राजस्थान और डी है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है इन सभी ऑप्शन में। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? आप क्वेश्चन को ध्यान से समझें। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कौन सी है, यानी भारत की जनसंख्या कितनी है 2001 की जनगणना के अनुसार। ये 2011 के आंकड़े नहीं पूछ रहे हैं, 2001 के आंकड़े पूछ रहे हैं। क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लें, 2001 के पूछे जा रहे हैं या 2011 के। क्वेश्चन को अच्छी तरह समझने के बाद ही ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहिए, नहीं तो मिस्टेक करने की संभावनाएं होती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में केवल प्रत्येक 10 वर्षों पर, आप तो जानते हैं अच्छी तरह से, प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है और 2001 के बाद 2011, 2011 के बाद 2021 की जनगणना का आंकड़ा
आपको मिलेंगे। तो आपको अभी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन ए है 102.8 करोड़, ऑप्शन बी है 318.7 करोड़, ऑप्शन सी है 328.2 करोड़, ऑप्शन डी है 2 करोड़। तो इसका सही जवाब आपको पता लगाना है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। इसका सही जवाब है 102.8 करोड़। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है 102.8 करोड़। तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 102.8 करोड़ थी। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख भारत में विशालतम भाषाई समूह है। भारत में अधिक संख्या में बोले जाने वाले भाषा समूह कौन से हैं, ये प्रश्न है। प्रश्न का ऑप्शन दिया गया ए चीन तिब्बती भाषा, चीनी तिब्बती भाषा अर्थात, बी में दिए गए हैं भारतीय आर्य भाषा, सी में दिए हैं ऑस्ट्रिक भाषा और डी में है द्रविड़ भाषा। तो कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा विशालतम संख्या में लोग बोलते हैं, इस ऑप्शन को चुनना है। तो भारत में अधिक संख्या में बोली जाने वाले भाषा के लोगों की बात करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है भारतीय आर्य भाषा। इसका सही आंसर है भारतीय आर्य भाषा। सबसे अधिक संख्या में बोले जाने वाले लोग हैं, अर्थात विशालतम भाषाई समूह भारत की है भारतीय आर्य भाषा ही हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ही हिंदी भाषा भी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन है। भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन है। भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य ऑप्शन ए में दिया गया हरियाणा, बी में है पंजाब, सी में है बिहार और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नंबर ए हरियाणा होगा। हरियाणा में ही लिंग अनुपात सबसे कम है, क्योंकि स्त्रियों की संख्या कम है हरियाणा में। तो हरियाणा में स्त्रियों की संख्या कम है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया हरियाणा। सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ है, हरियाणा में। और स्त्रियों की संख्या सबसे अधिक कहाँ है, पुरुषों से भी अधिक स्त्रियों की संख्या कहाँ है, तो इसका ऑप्शन नहीं दिया। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको बता देते हैं मैं कि इसका ऑप्शन होगा केरल। केरल में पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के जनसंख्या पिरामिड का आधार कैसा है। भारत के जनसंख्या पिरामिड का आधार कैसा है। ऑप्शन ए है चौरा आधार, बी है संकरा आधार और सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन को फिर से समझें। क्वेश्चन है भारत के जनसंख्या पिरामिड का आधार कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा चौरा, ए। इसका सही ऑप्शन होगा चौरा आधार है। भारतीय जनसंख्या पिरामिड का आधार चौरा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, अब क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजनक आयु वर्ग की सीमा क्या है। प्रजनक आयु वर्ग की सीमा क्या है। ऑप्शन ए है 15 से 59 वर्ष और बी है 15 से 49 वर्ष, सी है 40 से 49 वर्ष और डी है 50 से 59 वर्ष। प्रजनक आयु वर्ग अर्थात इस आयु के लोगों की संख्या बताना है जहां जो जनसंख्या वृद्धि में सहायक है, जो संतान को जन्म देने की आयु वर्ग माना जाता है, उस आयु वर्ग के बारे में बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होंगे ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर 15 से 49 वर्ष। ऑप्शन 15 से यदि 59 बोलेंगे तो 15 से 59 आयु वर्ग श्रमिक वर्ग में सबसे ज़्यादा परिश्रमी करने वाले वर्ग की संख्या है। अधिक परिश्रम करने वाले लोगों के वर्ग की संख्या यदि कहा जाए तो ऑप्शन हो जाता है उसमें 15 से 59 वर्ष। याद रखें ये क्वेश्चन, ये आगे चल करके आपको मिलेंगे ऐसे प्रश्न, ऐसे ऑप्शन देंगे जिसमें रहेगा श्रमिक वर्ग के यानी श्रमिक मेहनती लोगों की आयु वर्ग सीमा क्या है, तो उसमें इसको 59 वर्ष के अंतर्गत लाते हैं। लेकिन अभी जो है
प्रजनक आयु वर्ग की बात कर रहे हैं, इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी 15 से 49 वर्ष, यानी लगभग 50 वर्ष से पहले ही प्रजनन क्षमता स्त्रियों में प्राय समाप्त हो जाती है वैज्ञानिक तौर पर, ठीक है। इसलिए ऑप्शन इसके सही जवाब लिए गए हैं बी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या है। तो क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या है। ऑप्शन ए है 950, बी है 930, सी है 940 और डी है 960। तो इसका सही जवाब आपको जानना है, सही जवाब है 940। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है 940, यानी 940 स्त्रियों की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। यानी भारत के किस नगर में प्रवासी लोग यानी दूसरे देशों से आए, दूसरे प्रांतों के आए हुए लोगों की संख्या सबसे अधिक है, ये क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ए में है मुंबई, बी में है दिल्ली, सी में है चेन्नई और डी में है कोलकाता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। मुंबई में सबसे अधिक प्रवासी लोग आए हुए हैं, यानी मुंबई में वहाँ के मूल निवासियों की संख्या कम है, मुंबई में केवल दूसरे क्षेत्रों से आए हुए लोग बस गए हैं, ठीक है। तो मुंबई में प्रवासी लोगों की संख्या सबसे अधिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता प्रतिशत क्या है। क्वेश्चन फिर से समझें, 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत क्या है। तो ऑप्शन ए दिए गए हैं 72.44%, नंबर बी में दिए हैं 75.45%, नंबर सी में दिए गए हैं 82.44% और ऑप्शन डी में दिए गए हैं 65.46%। तो इसका सही जवाब आपको पता लगाना है। सही जवाब, क्वेश्चन को फिर से समझें। क्वेश्चन है 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता प्रतिशत क्या है, यानी महिलाओं की साक्षरता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है 65.46%। तो इसका सही जवाब है 65.46%, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। तो 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता प्रतिशत है 65.46%। इस तरह से आपको ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर फर्स्ट सेकंड से लिए हैं और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बता रहा था मैं, और इसके क्वेश्चन की तैयारी करने के बाद आप नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। थैंक यू।